Good morning everyone. Welcome to all at Nimbus Learning Platform powered by Engineers Academy. आप सबका स्वागत है डियर. सभी सभी जल्दी से जुड़ जाइए. गुड मॉर्निंग विकास. गुड मॉर्निंग. कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से हम थोड़ा लेट हो चुके हैं क्लास में. बिल्कुल डिम्पल, टेक्निकल रीजंस था तो इसलिए हम लेट हो चुके हैं. कोई दिक्कत नहीं है. सभी जुड़ जाइए. कनेक्ट करिए एक दूसरे को. अपने दोस्त जो भी हैं उनको बता दीजिए. हाँ मोहित, बिल्कुल बिल्कुल. चलिए सभी जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए. हम आज स्टार्ट करेंगे अगले नए चैप्टर को. हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे. हम कल एस एफ डी बी एम डी कंप्लीट कर चुके थे डियर. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. हम 3 चैप्टर को एक साथ निपटाएंगे. यहाँ पे 3 चैप्टर अपन सॉल्व करेंगे डियर. हम 3 चैप्टर को यहाँ पे करने वाले हैं. फर्स्ट वन इज द बेंडिंग स्ट्रेसेस. Second one is the centroid. और थर्ड वन इज द shear stresses. हम इन 3 चैप्टरों का ब्रीफ नॉलेज लेते हुए इनके क्वेश्चंस निकाले जाएंगे. चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं डियर. सबसे पहले बेंडिंग स्ट्रेसेस से मैं स्टार्ट करूंगा. तो एवरीवन सभी जुड़ जाइए पहले अच्छे से आराम से. उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा. कोई डाउट हो तो डाउट पूछिए. कुछ हो तो पहले वाले का कुछ रह गया हो तो पूछ लीजिए. गोकुल, आज कुल टेक्निकल रीजन की वजह से क्लास थोड़ा लेट हो गया. ओके. मुझे पता है मोहित, आज आपका इवनिंग में मैं सॉल्व करूंगा. आपको अच्छे से बताऊंगा इवनिंग में आज. वो क्लच नहीं है डियर. वो क्लच मैकेनिकल का क्वेश्चंस आ गया क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस मैकेनिकल वालों को भी भेजे थे. तो क्लच क्या है, एक डिजाइन है, मशीन डिजाइन. उसका क्वेश्चन गलती से डल गया होगा इसलिए क्लच आ गया होगा. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. वेरी गुड, बहुत अच्छे. चलिए हम बात करेंगे आज. मैंने क्या बोला डियर. हम अब आपको बेंडिंग स्ट्रेसेस, सेंट्रोइड और शियर स्ट्रेस, इन 3 चैप्टर के बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं. यहाँ पे अच्छे से बात करेंगे कि ये तीनों चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं. तो बेसिकली हम क्या देखेंगे, सारी चीजों को अपन स्टडी करेंगे अच्छे से और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. तो सबसे पहला वाला चैप्टर मैं बेंडिंग स्ट्रेसेस की बात करूंगा. इसमें बेंडिंग बेंडिंग में ही मैं सेंट्रोइड को साथ में लेके चलूंगा. और जब सेंट्रोइड हो जाएगा तो उसके बाद मैं शियर स्ट्रेसेस वाला चैप्टर करूंगा. वीडियो में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. वीडियो में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ऑल ओके होना चाहिए. अब एक बार चेक कर लीजिए सभी. ओके, ऑल ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे. तो डियर हम बात करेंगे आज बेंडिंग स्ट्रेसेस से. मैं चैप्टर को उठाऊंगा तो मैं चैप्टर को बेंडिंग स्ट्रेसेस से ही सबसे पहले करवा रहा हूं आपको. तो सबसे पहले मैं बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में डिटेल में आपसे बात करूंगा जिससे आपका एक सिंगल क्वेश्चंस गलत नहीं हो. सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएं.
और डियर अभी ये मत समझना कि अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका तो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके, नहीं। ये तो मैंने आपको बेसिक बताया, मैं आपको इसके बाद एक सीट और निकलवाऊंगा और उसके बाद एक सीट और निकलवाऊंगा, मतलब हम 3 सीट निकालने वाले हैं। तो अभी बेसिक है, तो मेरा यही आपसे उम्मीद है। बिल्कुल। हाँ, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। तो मेरा ये कहना है कि आप सारे आपके शॉर्ट नोट्स बना लेना। जब मैं अच्छे वाले क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं थोड़ा फास्ट हो जाऊंगा, क्योंकि मैं सारे बेसिक्स आपको क्लियर कर चुका हूं। तो मेरा यही है कि आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, अच्छे से उनको राइट डाउन करिए। किसी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत होती है तो मुझे भेजिए, मैं उसका 1 या 2 दिन में जवाब जरूर दे दूंगा। अब यहाँ देखो डियर, सबसे पहले अगर बात करें तो हमने एक बेंडिंग मूवमेंट एम इस बीम पे अप्लाई किया, ठीक है। ये अपन ने एक बेंडिंग मूवमेंट इस बीम पे अप्लाई किया। तो अब अपन को ये पहचानना है ये होगिंग है या सेगिंग है। तो होगिंग या सेगिंग, रजत गुड मॉर्निंग, रजत गुड मॉर्निंग। तो डियर सबसे पहले अपन को होगिंग पहचाननी होगी। तो दैट बीम इज बेंड लाइक दिस, लाइक दिस। ये बीम कुछ इस टाइप से बेंड हो जाएगी, और सच बेंडिंग इज कॉल्ड द हॉगिंग। तो दैट इज कॉल्ड द हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट, हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट। और डियर हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट इज जनरली टेकन नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब मेरी बात सुनना, इस पूरी बीम का लेंथ एल है। और डियर आप थोड़ा सा इसे रियलाइजेशन करना कि इस बीम में बहुत सारे फाइबर हैं, अलग अलग फाइबर हैं। तो मेरे में ऐसा करता हूँ, एक फाइबर को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो अब आप एक बात देखना, सबसे पहले मैं मूवमेंट की बात करूंगा डियर। तो मेरा बेसिक क्वेश्चन आप सभी से है कि व्हाट इज द मूवमेंट। मूवमेंट होगा क्या, व्हाट इज द मूवमेंट, पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि व्हाट इज द मूवमेंट। मुझे बेसिक डेफिनेशन चाहिए आप सबकी। कपल ऑफ लॉर्ड, मोहित ने बोला है दैट इज द कपल ऑफ लॉर्ड। एवरीवन, एवरीवन शुड बी रिप्लाई। ऋषु ने कहा है कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऋषु थोड़ा और पुराने में जाओ, थोड़ा और पीछे जाओ, और 8th क्लास पे पहुंच जाओ। अगर आपको 8th क्लास की कुछ यादें याद हैं तो वहां कुछ पढ़ा होगा मूवमेंट के बारे में, वो मैं वाला डेफिनेशन चाहता हूं, बिल्कुल बेसिक। एवरीवन, आज सुधांशु, आई थिंक सुधांशु आज गायब हो गया होगा क्योंकि लेट हो गए हम। बिल्कुल मोहित, वेरी गुड, बहुत अच्छे। डियर बाकी सब अपने अपने आंसर करो, जिनको जितना आता है उतना आंसर करो। अरे बाकी भी आंसर करो डियर, व्हाट इज द मूवमेंट, जिसको जितना आता है उतना। रजत, दीपांजलि, मौर्य, मीना साहब, आप सब करिए। डिम्पल, आज का आई थिंक आज राजकुमारी नहीं आई दिखती है। ये सभी आप आंसर करोगे तो मजा आएगा। कपल ऑफ लॉर्ड, वेरी गुड। तो देखिए डियर, इस मूवमेंट के अंदर दो फोर्स का कपल है। मूवमेंट इज द कपल ऑफ टू फोर्सेस विच आर एक्टिंग एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपको एक बात तो यहाँ क्लियर हो जानी चाहिए कि कपल है, कपल का मतलब तो अपन जानते ही है डियर। कपल मीन्स जोड़ा, किसका जोड़ा होगा यहाँ पे, दैट इज द
रजत, ये चैप्टर नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एक साथ में तीनों चैप्टर को लेके चलूंगा। मैं तीनों चैप्टर को एक साथ लेके चलूंगा क्योंकि तीनों इंटर कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है, तो सारे को मैं एक साथ लेके चलूंगा। तो मेरी बात समझना, कपल यानी होता है, कपल का मतलब दो फोर्स होंगे जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो इस मूवमेंट के अंदर एक कपल छुपा हुआ है, आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आप इसके अंदर जाओगे, इसके अंदर एंटर करोगे तो आपको दिखाई देगा। तो चलते हैं इसके अंदर, धीरे से इसके अंदर चलें, इसकी परमिशन लेके। तो इसने कहा, ध्यान से देखो, इसके अंदर दो फोर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम P और P, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इनके बीच में? D। तो डी आर, ये मूवमेंट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो कैसे डायरेक्शन? दीपांजलि आप थोड़ा ध्यान से देखना, कल आपका ये डाउट था तो क्लियर करिए। आपको दो फोर्स ऐसे देखने हैं जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो। अब डायरेक्शन आपको देखनी है तो हेड, इस वाले के हेड से इसके टेल को मिलाओ और इसके हेड से इसके टेल को मिलाओ। गुड मॉर्निंग सोनाली, गुड मॉर्निंग। तो आपने मिलाया तो कैसा आया? क्लॉक एंटी क्लॉक, दैट इज द क्लॉक, क्लॉक वाइज आ गया। और एम इक्वल टू कितना है ये, तो आप लिख सकते हो दैट एम इक्वल टू पी डी। बिल्कुल, वेरी गुड। आप चाहें तो इधर भी इसी टाइप से लगा सकती हैं या लगा सकते हो। अब आप एक चीज देखो डियर, आप सब एक चीज देखो, जो इसका अपर फाइबर है, अपर फाइबर बताइए, अपर फाइबर में टेंशन या कंप्रेशन? एवरीवन शुड बी रिप्लाई, सभी रिप्लाई करो। अपर फाइबर में क्या होगा? मयंक कोठारी, मयंक कोठारी, आपको कैसे अपर फाइबर में कंप्रेशन आ रहा है? मुझे तो टेंशन नजर आ रहा है, लोअर में मुझे कंप्रेशन नजर आ रहा है। तो मयंक कोठारी और भाटी साहब, आप दोनों को अपर फाइबर में टेंशन नजर क्यों नहीं आ रहा है? अब कैसे नजर आएगा इससे ज्यादा? देखो ना, टेंशन लग रही है, नीचे वाले में कंप्रेशन लग रहा है, तो दैट इज द टेंशन, दैट इज द कंप्रेशन। अपर फाइबर में टेंशन, लोअर फाइबर में कंप्रेशन, यू कैन फील इट, यू कैन फील इट। अगर आप इसको बेंड करो और थोड़ा सा अपने दिमाग को कांस्टेंट रखो और इसे अंदर से फील करो, तो आपको फीलिंग आएगी कि यार अपर फाइबर तो इलोंगेट हो रहे हैं और लोअर वाले कंप्रेस हो रहे हैं। थोड़ा सा अगर आप फील करोगे, इसको बेंड करोगे तो ऑटोमेटिक फीलिंग आएगा और मैथमेटिकली आएगा। मैं यहां दिखा चुका हूं आपको, बिल्कुल। अब डियर, जैसे जैसे इस डी को, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को कम करते जाएं, तो कम करते जाएं तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां ये डी जीरो हो जाएगा। और जहां ये डिस्टेंस जीरो हुई, दोनों एक ही लाइन में आ जाएंगे, दोनों एक ही लाइन में आ जाएंगे, बिल्कुल। अब दोनों जब एक ही लाइन में आ जाएंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अगर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ नेट फोर्स, इस फाइबर पे नेट फोर्स कितना? इस वाले फाइबर पे नेट फोर्स जीरो, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और सच फाइबर इज कॉल्ड द न्यूट्रल फाइबर। कौन सा फाइबर बोला जाता है इसे? न्यूट्रल फाइबर। बिल्कुल संजू, न्यूट्रल फाइबर क्या हो गया, क्या डेफिनेशन होगी? न्यूट्रल फाइबर वो फाइबर होगा जहां ना इलोंगेशन होगा ना ही कंप्रेशन होगा। आप कह सकते हो नो इलोंगेशन और नो कंप्रेशन। पूरी बीम में एक ऐसा फाइबर होगा जहां ना इलोंगेशन होगा ना ही कंप्रेशन होगा, तो सच फाइबर इज नॉन एज अ न्यूट्रल फाइबर। यस, सभी को समझ में आ गया यहां तक? यार यहां तक सभी को समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूंगा।
वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब यहाँ डियर, यहाँ देखना, मैं एक और बीम ले रहा हूं सेम। अब मैंने इस पे इस टाइप का बेंडिंग मूवमेंट लगाया, तो सच टाइप ऑफ बेंडिंग मूवमेंट इज कॉल्ड एज सच टाइप ऑफ बेंडिंग मूवमेंट इज कॉल्ड एज सेगिंग। डियर, यहां देखना, होगिंग, दैट इज द होग। मैंने आपको पहले भी बताया था इसे होग क्यों बोला। होग का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। होग मीन्स होता है पिग, जो वाइट पिग होता है। बिल्कुल, जो वाइट पिग होता है ऑस्ट्रेलिया में उसी वाइट पिग को अपन क्या बोलते हैं? होग। और अगर उसका स्ट्रक्चर देखा जाएगा तो कुछ उसका स्ट्रक्चर इस टाइप से निकलेगा। रेड होग, वेरी गुड। इस टाइप का स्ट्रक्चर निकलेगा, सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द होगिंग। और यार अगर इसके दो आंखें लगा दें और एक चेहरा बना दें, तो ये एक टाइम सेट टाइप का दिखाई दे रहा है। और जो सेड होगा डियर, उसका साइन नेगेटिव लेना चाहिए। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, पर मुझे ऐसा लगा कि ऐसा होना चाहिए, इसलिए दैट इज द नेगेटिव जनरली। और आप भी जानते हो कि हम कभी नेगेटिव चेहरे को पसंद नहीं करते हैं। वी वांट टू पॉजिटिव, जो हंसता रहे, हंसाता रहे। कुछ इस टाइप का एक चेहरा होना चाहिए। तो सुबह सुबह अपना चेहरा देखा करो, अच्छा लगेगा। अब डियर यहाँ पे देखो, ये कुछ इस टाइप से बीम बेंड होगी। सेग, सेग मीन्स होता है डियर झूलना। झूलना, आपने जनरली बच्चों को, छोटे बच्चों को देखा होगा कि उनको अपन झूलने में झुलाते हैं, तो वो सेग है डियर। तो दैट इज द सेगिंग। और इसकी बात करें, वाह कैसी बीम! देखो इसका चेहरा स्माइली। और दैट है स्माइली या हैप्पी, तो हैप्पी होगा। तो डियर कौन सा साइन? दैट इज द पॉजिटिव। अब यहां बात करेंगे, यहां भी एक फाइबर होगा। अब वही बात, इस मूवमेंट में भी कपल है टू फोर्स का, इस मूवमेंट में भी कपल है टू फोर्स का। तो सबसे पहले अपन उन दोनों फोर्स को क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे। तो यहां पे आप ध्यान से देखना, देखो दो फोर्स पी और पी, पी और पी। मोहित सारी चीजें समझाऊंगा। फाइबर यानी लाइन, फाइबर का मतलब लाइन होगा। प्लेन का मतलब एक पूरा प्लेन लेंगे। और न्यूट्रल एक्सिस एक अलग चीज होगी। मैं तीनों चीजें समझाऊंगा भी, सभी को मुझे समझानी है, कि अक्सर क्वेश्चन आता है उस टॉपिक से। तो डियर यहां अगर आप देखोगे, तो इसमें आप देखोगे तो आपको ये भी दिखाई देगा कि अपर फाइबर किसमें होगा? होगिंग में अपर फाइबर कंप्रेशन में होगा, और आपका लोअर फाइबर टेंशन में होगा। तो आज के बाद मैं आपसे ये क्वेश्चंस नहीं करूंगा कि कौन सा फाइबर किस में होगा। आपको खुद को आपके आईडीए से, आपके बेसिक नॉलेज से समझ जाना है कि कब तो अपर फाइबर टेंशन में होगा या फिर कब कंप्रेशन में होगा। ये केस आपको समझ में आना चाहिए। तो आई थिंक आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा, तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। ओके, वेरी गुड। तो डियर ये मेरा पहला था। अब आ जाइए, मेरे पास एक बीम है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने सामने लिख दिया। मैं सपोज कर रहा हूं एक रेक्टेंगुलर बीम है।
ये देखिए, ये आपका न्यूट्रल न्यूट्रल फाइबर, डियर दैट इज द न्यूट्रल फाइबर। और ये न्यूट्रल फाइबर क्रॉस सेक्शन एरिया को जिस एक्सिस पे कट करेगा, तो ये से तो अपन न्यूट्रल फाइबर बोलेंगे। और न्यूट्रल फाइबर ने क्रॉस सेक्शन एरिया को जिस एक्सिस पे कट किया, सच एक्सिस इज कॉल्ड द न्यूट्रल एक्सिस। तो डिफरेंस है दोनों में, न्यूट्रल फाइबर में और न्यूट्रल एक्सिस में। डियर मेरी बात समझना, मेरी बात समझना, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये अपना क्रॉस सेक्शन एरिया, ये अपना न्यूट्रल फाइबर। अगर न्यूट्रल फाइबर क्रॉस सेक्शन एरिया को जिस एक्सिस पे कट किया, मान लीजिए यहां कट किया, जिस एक्सिस पे कट किया, तो सच एक्सिस इज कॉल्ड द न्यूट्रल एक्सिस। हो सकता था वो ऐसे ऐसे भी कट कर सकता था, तो ये दैट एक्सिस इज कॉल्ड द न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस और न्यूट्रल फाइबर अलग है। तो क्या डेफिनेशन है न्यूट्रल एक्सिस का? तो इट इज द इंटरसेक्शन, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, इट इज द इंटरसेक्शन बिटवीन प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया एंड न्यूट्रल फाइबर। प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया एंड न्यूट्रल फाइबर, इनके बीच का जो इंटरसेक्शन है, सच इंटरसेक्शन इज कॉल्ड द न्यूट्रल एक्सिस। अब हम बात करेंगे न्यूट्रल प्लेन की। तो डियर मैं एक अच्छा सा डायग्राम आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं। अगर कोई ये बीम होती, तो आप अगर इस फाइबर की बात करते, तो सच फाइबर इज नॉन एज अ न्यूट्रल फाइबर, दैट फाइबर इज द न्यूट्रल फाइबर। अब डियर न्यूट्रल फाइबर ने क्रॉस सेक्शन एरिया को जिस एक्सिस पे कट किया, दैट एक्सिस, इस क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए ये एक्सिस कौन सी हो गई? न्यूट्रल एक्सिस। और इसके लिए ये कट किया, तो ये इसके लिए न्यूट्रल एक्सिस। इस क्रॉस सेक्शन एरिया की ये न्यूट्रल एक्सिस और इस क्रॉस सेक्शन एरिया की ये न्यूट्रल एक्सिस। और अगर पूरा मिला दिया जाए, अगर ये पूरा मिला दिया जाए, तो ये आप जो देख पा रहे हो, दैट इज द प्लेन। और इस प्लेन को बोलते हैं डियर, इस प्लेन को बोलते हैं न्यूट्रल प्लेन। इस लाइन को बोलते हैं न्यूट्रल लाइन। और जहां इस क्रॉस सेक्शन एरिया को कट किया, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रल एक्सिस। बिल्कुल आराम से क्लियर कर लो। अगर आप इस पूरे प्लेन को बाहर निकाल लोगे, डियर अगर आप इस पूरे प्लेन को बाहर निकाल लोगे, तो जो ये प्लेन दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये प्लेन, पूरा प्लेन, दैट इज प्लेन। इस प्लेन को बोलेंगे क्या? दोनों सेम है मोहित, दोनों सेम है, न्यूट्रल लाइन और न्यूट्रल फाइबर दोनों सेम है। तो क्या है मतलब? मतलब ये है कि पूरी बीम में एक ऐसा प्लेन होगा डियर, जहां ना इलोंगेशन होगा ना ही कंप्रेशन होगा, कंप्लीटली न्यूट्रल। कितना ही मूवमेंट लगा लो, कोई ना तो इलोंगेशन ना कंप्रेशन ना स्ट्रेस ना स्ट्रेन, कुछ नहीं होगा। आपके पास आज के बाद कभी क्वेश्चंस आए तो आप आंसर करोगे। आई थिंक मैंने कल आपको कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, आप सभी को क्वेश्चंस मिल चुके होंगे, यस या नो? आई थिंक 22 या 23 क्वेश्चंस। ओके सोनाली, बिल्कुल। गोकुल मैंने सबको भेजे हैं। मैंने ये उस पे अपने टेलीग्राम लिंक पे भी भेजा है, पर्सनली भी सबको भेजे हुए हैं। हाँ कुछ सीट से होंगे डियर, वो पहले बना लिए थे,
तो जनरली है तो कुछ सीट से होंगे। तो न्यूट्रल प्लेन क्या होगा? देखो प्लेन क्या, प्लेन का मतलब 2D, पूरा 2D, पूरा का पूरा। न्यूट्रल फाइबर मतलब एक सिंगल लाइन। और न्यूट्रल एक्सिस मतलब जो प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया पे इंटरसेक्ट करेगी। तो न्यूट्रल प्लेन इज ए प्लेन on which there is no elongation और no compression। वहां ना तो इलोंगेशन होगा ना ही कंप्रेशन होगा। सच अ प्लेन इज नॉन एज अ न्यूट्रल प्लेन। चलिए अब आप अगर आगे बात करेंगे, यहां तक क्लियर है, मैं इसे हटा रहा हूं। सोनाली, आप टेलीग्राम लिंक पे हो या नहीं हो? अगर टेलीग्राम लिंक पे नहीं हो तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो। मोहित, एक बार टेलीग्राम लिंक टाइप करके भेज दो इनको यहीं पे चैटिंग में। @the civil EA और @mechanical EA। प्रद्युम, प्रद्युम, न्यूट्रल एक्सिस क्या? न्यूट्रल फाइबर जिस प्लेन प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया को जिस एक्सिस पे कट करेगा। न्यूट्रल फाइबर ये न्यूट्रल फाइबर प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया को जिस एक्सिस पे कट करेगा, सच एक्सिस इज कॉल्ड द न्यूट्रल एक्सिस। मैंने पर्टिकुलर जिनका मैसेज मेरे पास आया था उनको मैंने पर्टिकुलर वहां सेंड कर दिया, बाकी मैंने पूरे को ग्रुप पे सेंड कर दिया। तो एक ही बात है, आप सब अपने अपने क्वेश्चन निकालते रहिए। क्लास के बाद भी मैं आपको हर रेगुलर दो तीन क्वेश्चन, चार पांच क्वेश्चन भेजता रहूंगा, जिससे आपका प्रैक्टिस पूरा रहे और टेंशन नहीं होगी, सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे सॉम से रिलेटेड। सभी सब्जेक्टों के साथ ऐसा ही होगा। टेस्ट भी रखेंगे डिम्पल। देखिए बात करते हैं, अगर टेस्ट जल्दी हो जाए तो टेस्ट के लिए एक टाइमिंग रखेंगे, 20 क्वेश्चन का टेस्ट रख लेंगे। ऑनलाइन टेस्ट रख देते हैं, करते हैं इस पे बात। अच्छा आइडिया है आपका। बिल्कुल, तो यहाँ से हटा दें डियर, अपन अपन आगे बात करते हैं। चलिए यहाँ ध्यान से समझिए। अब अगर इस पे अपन मूवमेंट लगाएं तो इस मूवमेंट की वजह से ये लेंथ कितना है? पहले तो लेंथ कितना है साहब? L लेंथ है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा बीम, ये पूरा का पूरा बीम बेंड होगा। कितने एंगल पे बेंड हुआ? दैट इज द थीटा एंगल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पे सारे टर्म्स को समझना। यहाँ गलती यहाँ करते हैं, ये है न्यूट्रल फाइबर जिसका लेंथ पहले भी L था और फाइनली लेंथ भी L रहेगा। ओके युवराज, ओके युवराज, अब से आपको हम बिल्कुल याद रह जाएगा मुझे, ठीक है। डियर ये न्यूट्रल फाइबर था NF, और ये भी न्यूट्रल फाइबर है NDES, FDES। बताइए इसकी लेंथ कितनी होगी? एवरीवन शुड बी रिप्लाई, एवरीवन शुड बी रिप्लाई, इसका लेंथ कितना होगा? मोहित ने एल, बिल्कुल बिल्कुल, विकास, गोकुल, एवरीवन शुड बी आंसर। सभी आंसर किया करो। वेरी गुड, बहुत सही। और डियर इसके न्यूट्रल से, इसके न्यूट्रल से एंगल ऑफ बेंड के बीच के डिस्टेंस को आर बोला जाएगा। मतलब थीटा क्या होगा? आपसे पूछे थीटा, तो दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ बेंड। और आर क्या होगा? दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर।
ओके, कोई नहीं संजू, बिल्कुल आप बाद में देख लेना, कोई कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। वेरी गुड राकेश, कुलदीप, सोनाली, उमेश, मयंक, ऋषु, एवरीथिंग। अब सभी ध्यान से सुनना, गलती कहाँ होती है। गलती यहाँ होती है कि आर कहाँ से मेजर होगा। तो ये आर हमेशा न्यूट्रल फाइबर से डिस्टेंस है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा कहाँ से मेजर होगा, इस न्यूट्रल फाइबर से ही मेजर होगा ऑलवेज। सोनाली आप 2 मिनट दोगी तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मैं हर चीज को हर क्वेश्चंस को समझाऊंगा। अब डियर मेरी बात सुनना, मेरी बात यहाँ सुनना। यहां से मैं एक बेंडिंग एक्सट्रैक्शन डिराइव कर रहा हूं। मैं पूरा डेरिवेशन नहीं लिखूंगा, मैं आपको हर चीज समझाने की कोशिश करूंगा। चलो मैं एक यहाँ छोटा सा एक क्वेश्चंस बना, उसी पे डील कर लेते हैं। डील उसी पे करते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे एक फाइबर है, कितनी डिस्टेंस पे, वाई डिस्टेंस पे। ये मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, आप सबने इसका डेरिवेशन किया होगा, लेकिन एक क्वेश्चन आता है जो यहाँ सोनाली और रवि ने किया है। सोनाली और रवि ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है मेरे हिसाब से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। और ये ईएससी सॉरी गेट एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स में आया हुआ है, तो अदर एग्जामिनेशन में भी आ सकता है। डियर अपने पास एक फाइबर है ईएफ, बिफोर द मूवमेंट, जब आपने इस पे मूवमेंट नहीं लगाया था, तब इसकी लेंथ ईएफ की लेंथ एनएफ के बराबर मतलब एल के बराबर थी। अब आपने इस पे मूवमेंट लगा दिया और ये बेंड हो गया, तो अब इस फाइबर का लेंथ अपन ने कहा ई डेस और एफ डेस हो गया। कितनी डिस्टेंस पे हो गया डियर, वाई डिस्टेंस पे। अब आप मुझे बताओ स्ट्रेन कितनी होगी इस फाइबर ईजी में, स्ट्रेन कितनी होगी इस फाइबर ईजी में। एवरीवन शुड बी रिप्लाई। ओके ओके रजत, रजत मैंने ये कहा कि हमने एक फाइबर लिया है ईएफ, न्यूट्रल से कितनी डिस्टेंस पे, वाई पे। तो जब तक मैं कोई लोड नहीं लगाऊंगा, मूवमेंट नहीं लगाऊंगा, तो इसका लेंथ इसके एनएफ के बराबर होगा। राइट या रॉन्ग, राइट यही होगा। अब मैंने जैसे इस पे मूवमेंट लगाया, तो ये फाइबर ने इलोंगेशन हुआ होगा, तो ये हुआ, और फाइनल ये ई डेस एफ डेस हो गया। ठीक है। अब आप है ना इस ईजी नहीं, ई एफ फाइबर की बात करो, तो इस ईएफ में कितना स्ट्रेन होगा। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता था, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, याद करो। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। तो फाइनल कितनी हो गई, तो ई डेस जी डेस माइनस इनिशियल कितनी, ईजी, और अपॉन ईजी। आराम से देख लो डियर, क्या इस ईएफ फाइबर में, ईएफ ओके, ईएफ लिखोगे यहाँ, जी नहीं, ई डेस एफ डेस ई एफ अपॉन ई एफ। दोनों जगह एफ लिख दिया, कोई नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब डियर ई एफ, जो ये ई एफ होगा, इसकी वैल्यू एन एफ के बराबर होगी भैया पहले। परसेंटेज इलोंगेशन कैसे हो गया डियर, ये तो स्ट्रेन का फॉर्मूला है ना, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, याद करो। फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, दैट इज द स्ट्रेन। तो इस ई एफ का फाइनल लेंथ कितना हुआ, ई डेस एफ डेस, ई डेस एफ डेस। इनिशियल कितना हुआ, ई एफ, ई एफ, और अपॉन इनिशियल ई एफ, ई एफ। हाँ बिल्कुल सही है भाटी साहब, होता है, वो डक्टिलिटी को मेजर करने का फॉर्मूला है। अब डियर ये ई डेस एफ डेस कितना होगा, तो आप बताओ, सभी ट्राई करके बताना।
ये आपका आर्क हो गया, यहां से यहां तक आर्क। तो ये आर्क यहां से यहां तक का कितना हो गया, आर प्लस वाई। एंगल कितना, थीटा। ये कितना, ई डेस एफ डेस। बोलो ई डेस एफ डेस कितना हो गया। तो ई डेस एफ डेस इक्वल टू आर प्लस थीटा। ओके, आर प्लस, सॉरी, आर प्लस वाई थीटा। आर प्लस वाई थीटा, दैट इज द आर्क। अब डियर, जो ई एफ होगा, ये ई एफ होगा, ये एन एफ के बराबर होगा। थोड़ा अपना डेरिवेशन देखो सभी। ये ई एफ एन एफ के बराबर होगा, और एन एफ किसके बराबर होगा, दैट इज द एन डेस एफ डेस। बिल्कुल। तो अब अगर आपको यह यहां से यहां तक निकाल लो, ये कितना हो जाएगा, माइनस का आर थीटा अपॉन आर थीटा। बिल्कुल। अब आप ऐसा करो, इसको खोल लो डियर, इसको खोल लो। तो आर थीटा से आर थीटा चला जाएगा। इसको आराम से सॉल्व करो तो आपको मिलेगा y अपॉन आर इक्वल टू स्ट्रेन इन ईजी फाइबर, ई एफ फाइबर। डियर, आर तो ऑलवेज कांस्टेंट है, आर चेंज नहीं होगा। अलग अलग फाइबर पे आप चले जाओ, अलग अलग फाइबर पे आप चले जाओ, वाई चेंज होगा, लेकिन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो आपका स्ट्रेन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, आपका स्ट्रेन किस पे डिपेंड करेगा। आपका स्ट्रेन किस पे डिपेंड करेगा, वाई पे। और डियर, ये वाई कहाँ से मेजर हो रहा है, ये वाई कहाँ से मेजर हो रहा है, सभी मुझे आंसर करो। ये वाई कहाँ से, न्यूट्रल से। न्यूट्रल से मेजर हो रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो डियर, यहाँ स्ट्रेन का प्रोफाइल वाई के साथ कैसा है, लीनियर। वाई की पावर वन पे डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे वाई ऊपर जाता जा रहा है, ये आपका स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेन या तो टॉप फाइबर में आएगा, या बॉटम फाइबर में आएगा, या ऐसा बोलो उस फाइबर में आएगा जो न्यूट्रल से सबसे ज्यादा दूर है। टॉप या बॉटम, वेरी गुड, वेरी गुड। तो डियर, रिलेशन कैसा होगा स्ट्रेन का, तो स्ट्रेन प्रोफाइल इज लीनियर। स्ट्रेन प्रोफाइल कैसा रहेगा, लीनियर रहेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब डियर, ये तभी पॉसिबल है जब एक अजम्पशन माना जाए, एक अजम्पशन माना जाए तभी पॉसिबल है। ये तभी पॉसिबल है जब प्लेन बिफोर द बेंडिंग, प्लेन बिफोर द बेंडिंग, plane before the bending is remains the same, is remains the same, is remains the same as that of plane after the bending. बिल्कुल। plane before the bending is remains the same plane after the bending। ये अजम्पशन होता है किसका, बेंडिंग स्ट्रेस का। थर्ड अजम्पशन डियर, बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन, और एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। ओके राजकुमारी, कोई दिक्कत नहीं है, लेट हो गए तो समझने की कोशिश करिएगा।
तो डियर इसका मतलब क्या है? ये तभी पॉसिबल है जब आपका स्ट्रेन प्रोफाइल लीनियर रहे, और लीनियर रहेगा ये तभी वैलिड है, ये वाला फॉर्मूला तभी निकलेगा डियर जब आप इस अजम्पशन को मानोगे। अब एक तो डिम्पल का बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है कि सर इसका मतलब क्या है प्लेन बिफोर द बेंडिंग का और प्लेन आफ्टर द बेंडिंग का। मैं बड़े अच्छे से समझा रहा हूं, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, गौर से सुनिएगा डियर। पहले आपके प्लेन ऐसे थे वर्टिकल। कैसे थे आपके प्लेन? वर्टिकल। अब आपने जब इसे बेंड किया तो ये इस टाइप से इंक्लाइंड हो गए। लेकिन जो प्लेन आपके पास पहले था, बाद में पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया। तो अगर आपका प्लेन पहले स्ट्रेट था, वर्टिकल था, अब वो इंक्लाइंड हो गया, लेकिन प्लेन चेंज नहीं हुआ है। प्लेन वो का वही है, वो बदला नहीं है। लेकिन अगर ये प्लेन ऐसे होता और ऐसे हो जाता, तो अब ये वाला फिर फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। मेरी बात समझ में आई सभी को? कि साहब जब आप प्लेन को बेंड करते हो तो ऐसा था, लेकिन आपने जब बेंडिंग किया तो ये प्लेन इस टाइप से हो गया, लेकिन इस प्लेन ऐसे नहीं हुआ। अगर प्लेन ऐसे हो जाता तो आपका फिर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगता। जिन जिनको समझ में आ गई हो कि प्लेन बिफोर द बेंडिंग और प्लेन आफ्टर द बेंडिंग का क्या मतलब है, वो यस कर दीजिए। डिम्पल समझ में आया? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। विकास, सोनाली, प्रजापति, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो डी आर अगर आपको पूछा जाए कि प्लेन बिफोर द बेंडिंग इज रिमेन्स द सेम प्लेन आफ्टर द बेंडिंग, क्या मतलब है? तो एक मतलब बताना कि स्ट्रेन प्रोफाइल, स्ट्रेस नहीं डियर, स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस का कोई कंसेप्ट नहीं है, स्ट्रेन प्रोफाइल लीनियर रहना चाहिए। लड़के कभी कभी वो स्ट्रेस वाला फॉर्मूला पढ़ जाते हैं और वो स्ट्रेस लगा देते हैं। भैया ये प्लेन बेंड हो रहा है, ऐसे हो रहा है, अभी तो स्ट्रेन आया, ये स्ट्रेन प्रोफाइल लीनियर होना चाहिए। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे, थैंक यू। अब डियर मैं और अच्छे से आपको आगे बताऊंगा। अब हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ होता है स्ट्रेस इक्वल टू दिस। और इससे पहले एक और बात कर ले। राजेंद्र मैं पीछे नहीं कर सकता हूँ वीडियो, तो आप खुद ही पीछे करोगे ना। मैं यहां से कैसे आपका वीडियो 30 सेकंड पीछे कर दूं? आ मोहित मुझे ये समझाओ, आपका वीडियो आगे पीछे शिफ्ट हो जाता है क्या? ये बताओ मोहित। मोहित से पहले मैं पूछ रहा हूँ। ओके, लेकिन बाद में मतलब जब अपन बाद में कर सकते हैं, बाद में वीडियो के बाद में। हाँ, तो रजत, आप वीडियो के जब पूरा हो जाए उसके बाद में आराम से कान में ईयरपीस लगाना, आराम से सुनना। हाँ रिशु, वो बाद में हो सकता है, आई थिंक वो जब लाइव में नहीं हो पाएगा, लाइव में वो नहीं होगा, लेकिन बाद में हो जाएगा आई थिंक। तो रजत, आप बाद में आराम से सुनना उस चीज को। राजकुमारी, जितना अभी समझ में आ रहा है समझो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ज्यादा आगे अभी बढ़ा ही नहीं हूं, मैं बेसिक्स के ऊपर लेके चल रहा हूं। चलिए डियर, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, आपसे कहे कि बताइए इसका। चलो आजकल एक नया क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल प्रोसीड कर रहा हूं। डियर आपसे पूछा जाता है कि एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका न्यूट्रल आप बना दो।
आपसे कहा जाएगा कि स्ट्रेन प्रोफाइल बनाओ, स्ट्रेन प्रोफाइल, स्ट्रेस नहीं, कौन सा प्रोफाइल, स्ट्रेन प्रोफाइल। तो डियर स्ट्रेन इज डायरेक्टली स्ट्रेन इक्वल टू वाई अपॉन आर ही था। और ये y कहां से मेजर किया जाता है, y कहां से मेजर होता है, आपको सबको पता है कहां से, न्यूट्रल से। तो डियर ये वाला फाइबर, अगर ऊपर वाले फाइबर की बात करें तो y इक्वल टू वाई मैक्स हो जाएगा। कौन सा वाला, टॉप वाला। और नीचे वाले की बात करें तो ये y मैक्स हो जाएगा। कौन सा वाला, तो दैट इज द बॉटम वाला। अब डियर मेरी बात सुनना, स्ट्रेन प्रोफाइल बनाएंगे हमेशा y के साथ होता है, तो अपन इसे एक लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब अपन ने कहा कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस टॉप, स्ट्रेन टॉप में, स्ट्रेन मैक्सिमम टॉप, डियर ये न्यूट्रल। अब y स्ट्रेन का प्रोफाइल y के साथ कैसा है, स्ट्रेन का प्रोफाइल y के साथ कैसा है, बिल्कुल बिल्कुल कैसा है, लीनियर। और यहाँ तो स्ट्रेन जीरो होगा क्योंकि न्यूट्रल है, न्यूट्रल पे स्ट्रेन जीरो होता है। किससे मिला दें, लाइन से, क्योंकि ये क्या है, यहां तक वाई मैक्स टॉप है। इसी तरीके से नीचे आ जाओ, ये आ गया स्ट्रेन मैक्सिमम बॉटम वाली। अगर सभी को ये डायग्राम क्लियर हो तो यस करो कि सर ये डायग्राम हमें परफेक्टली क्लियर है, स्ट्रेन प्रोफाइल बोला जाता है इसे। ओके। अब डियर मेरी बात सुनना, मैं सभी से क्वेश्चंस कर रहा हूं, आप सभी से मेरा निवेदन है क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। ये बताइए, अगर ये होगिंग होता, अगर ये होगिंग होता तो अपर फाइबर किसमें होता और लोअर फाइबर किसमें होता। अगर ये होगिंग होता तो अपर फाइबर किसमें और लोअर फाइबर किसमें, अपर में टेंशन या कंप्रेशन, होगिंग में, होगिंग में अपर में टेंशन या कंप्रेशन, टेंशन। तो डियर यहां आप क्या करोगे, इस क्रॉस सेक्शन एरिया के सभी पॉइंट पे टेंशन लगा दोगे। देखो सारे पॉइंट पे टेंशन है। इसी तरह से नीचे वाले कंप्रेशन में होंगे, तो नीचे वालों में हम कंप्रेशन लगा देंगे। तो डियर ये क्लियरली होगिंग को डिफाइन कर रहा है। होगिंग में जो स्ट्रेन प्रोफाइल होगा ये उसको बताएगा आपको। मैं आपको सारी चीजें बड़े डिटेल में बता रहा हूं, हर चीज, क्योंकि मुझे पता है आगे आने वाले क्वेश्चंस में फिर आप बोलोगे कैसे आया। तो हर बात को क्लियर रखना, जितना पढ़ा है उसको भी याद रखना। चलिए हम बात करें आगे। डियर अगर यही सेगिंग होता, डियर अगर यही सेगिंग होता तो आपको क्या नजर आता, डियर अगर यही सेगिंग होता तो आपको क्या नजर आता, एरो उल्टे हो जाते, एरो उल्टा हो जाता, बिल्कुल। तो डियर आज के बाद कभी आप इसमें गलती मत करना, पहले पढ़ लेना कि होगिंगे या सेगिंगे। और एक बात और समझा देता हूं, थोड़ा कान खोल के सुनिएगा। कभी होगिंग या सेगिंग नहीं समझ में आती तो एसएफडी बीएमडी से समझना उसको, कि अगर कैंटिलीवर है तो कैंटिलीवर में सारे बीएमडी नेगेटिव बने थे तो होगिंग था। और अगर अपन बात करें सिंपली सपोर्टेड बीम की तो सारे ऊपर बने थे तो पॉजिटिव मतलब सेगिंग था।
तो कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए लाइक दिस, इस टाइप से, कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर डाउनवर्ड लोड लगा हुआ है, तो बताइए उससे अपर फाइबर किस में होंगे, लोअर फाइबर किस में होंगे। तो डियर ये चीज क्लियर रहेगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हम आगे बढ़ेंगे, सभी को क्लियर क्लियर हो रहा है, वेरी गुड। डियर मैं बार बार कह रहा हूं, आप कोई भी बुक लगाना बंद कर दो, अब बुक लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको। आपको एक पूरा का पूरा रेफरेंस बुक यहाँ लगवाया जाएगा, एक एक क्वेश्चंस होगा उसका, ईएससी के क्वेश्चंस होंगे। अभी लो लेवल चल रहा है, फिर मीडियम लेवल चलाएंगे, फिर हाई लेवल चलाएंगे। तो बस आप तैयार रहो कि पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं अपन को अब। चलिए बात करें। अब इसी को एक डायग्राम से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका मिरर इमेज भी बना सकते हो आप। ऊपर वाले को तो ऐसे ही रख दो, और नीचे वाले को इसका मिरर इमेज, मतलब इसको इधर की साइड शिफ्ट कर दो। अगर होगिंग होगा तो ये सारे के सारे, ये ऊपर वाले टेंशन, नीचे वालों में कंप्रेशन नजर आना चाहिए। दोनों ही डायग्राम सही हैं, दोनों ही डायग्राम सही है। सबको मिलेगी नौकरी। धनंजय भाटी, धनंजय भाटी, अभी तक मैंने बेंडिंग पूरा नहीं किया है डियर। जिस मूवमेंट में बेंडिंग पूरा कर दूंगा, उस मूवमेंट में बेंडिंग से रिलेटेड जो भी डाउट है सब पूछ लेना, ये सारी चीजें आएंगी। अभी तो शुरुआत हुई है, मुझे काफी इसमें नॉलेज देना है, 1 से 2 दिन नॉलेज ही दूंगा आपको, जिससे आज के बाद कभी कोई क्वेश्चन बनाऊं तो मुझे कोई थ्योरी पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़े। चलिए डियर, ये समझ में आया होगा आपको आई थिंक। तो दैट इज द स्ट्रेन प्रोफाइल। बेसिकली होगिंग में स्ट्रेन प्रोफाइल कैसा बनेगा, आपको दोनों ही डायग्राम सही हैं। चलिए हम आगे बढ़े। अब अपन आगे बढ़े और मैं आपको अगला टॉपिक करवा रहा हूं, दैट इज द बेंडिंग स्ट्रेसेस, और सॉरी बेंडिंग इक्वेशन। डियर एक काम और करते हैं, इसी में पहले वाले में ही थोड़ा सा एक चीज और एक्सप्लेन कर देता हूं। डियर यहाँ सुनना, स्ट्रेस इक्वल टू, अपन ने यही फॉर्मूला पढ़ा था आई थिंक। बताइए, स्ट्रेस इक्वल टू यही फॉर्मूला पढ़ा था ना। अब ऐसा करो, स्ट्रेन का अभी अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, स्ट्रेन का फॉर्मूला अपन ने ये पढ़ा हुआ है, इसको मैं वहां पुट कर देता हूं। क्या था अपने, वाई अपॉन आर। तो डी आर, जो सिग्मा होगा दैट इज द ई अपॉन आर इंटू वाई। स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस का प्रोफाइल भी वाई के साथ लीनियर ही रहेगा। बेंडिंग बेंडिंग स्ट्रेस का प्रोफाइल भी वाई के साथ लीनियर ही रहने वाला है डियर, दैट इज द लीनियर प्रोफाइल। बेंडिंग, यहाँ सेम डायग्राम बनेगा जो अपन ने बनाया था डियर, लीनियर रहेगा। सबको क्लियर है? तो जो स्ट्रेन प्रोफाइल डायग्राम बनाया था उसको आप स्ट्रेस प्रोफाइल डायग्राम भी बोल सकते हो। स्ट्रेस प्रोफाइल डायग्राम भी सेम होगा, तो मैं बार बार नहीं बनाऊंगा। स्ट्रेन का भी सेम, स्ट्रेस का भी सेम। ई बाई आर
ई, बस ई आ गया। ई कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। मटेरियल में ई कांस्टेंट होता है और आर कांस्टेंट होता है, तो डियर ये बन जाएगा। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर। डियर, ई कांस्टेंट आर कांस्टेंट, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ई कांस्टेंट आर कांस्टेंट, तो ई भी कांस्टेंट आर भी कांस्टेंट, मतलब सिग्मा अपॉन वाई का रेशियो हमेशा हर एक फाइबर पे कांस्टेंट होगा। सिग्मा अपॉन वाई का रेशियो हर एक फाइबर पे कांस्टेंट होगा। अब ये चीज मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं, जिससे आज के बाद आपके और कोई क्वेश्चंस गलत नहीं हो। मान लीजिए आपके पास ये कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है और इसकी बात आपने की, तो इसका स्ट्रेन प्रोफाइल कैसे बनेगा? तो सभी का स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोफाइल ऐसे ही बनेगा। ऑलवेज सभी का ऐसे ही बनेगा, कोई सा भी सेक्शन हो। अब डियर, कोई आपसे कहे कि मुझे वाई मैक्सिमम पे, तो आपने बोला वाई मैक्स पे सिग्मा मैक्सिमम होगा। आपसे पूछा किसी डिस्टेंस वाई पे सिग्मा निकालो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिग्मा अपॉन वाई का रेशियो, मतलब सिग्मा मैक्स अपॉन वाई मैक्स बराबर होगा सिग्मा अपॉन वाई। और ले लो, आपने कहा यहाँ नहीं चाहिए, हमें यहाँ स्ट्रेस चाहिए सिग्मा वन। कितनी डिस्टेंस पे? वाई वन पे। तो आप लिख सकते हो सिग्मा वन अपॉन वाई वन। इन सबका रेशियो कांस्टेंट होगा ऑलवेज। बिल्कुल, बहुत अच्छे। आई थिंक वीडियो स्किप नहीं होना चाहिए, सभी को आई थिंक क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। क्लियरली दिखाई दे रहा होगा आई थिंक, तो सभी एक बार देख लो इस चीज को, हम फिर आगे देखेंगे। चलिए हम बात करते हैं, आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। तो सिग्मा अपॉन वाई का रेशियो किसी भी फाइबर पे सिग्मा अपॉन वाई का रेशियो हमेशा ई बाई आर होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। समझ जाना। तो हम आगे बढ़ सकते हैं आई थिंक, इतना समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो डियर, फाइनली बेंडिंग इक्वेशन होती है सिग्मा अपॉन वाई बराबर सिग्मा मैक्स अपॉन वाई मैक्स, लिख सकते हो, बराबर ई अपॉन आर बराबर बेंडिंग मूवमेंट अपॉन आई एन ए। तो डियर, ये इक्वेशन हमेशा याद रखना ऑब्जेक्टिव के पर्पस से। इस इक्वेशन के तीन नाम होते हैं। बेंडिंग इक्वेशन, फ्लेक्सरल इक्वेशन, और इसे बोलते हैं ईबी इक्वेशन। इसके तीन नाम होते हैं डियर, तीनों नाम देख लो। बेंडिंग, फ्लेक्सरल। फ्लेक्सरल का मतलब भी बेंडिंग होता है, फ्लेक्सरल का मतलब भी बेंडिंग होता है। और ईबी, ईबी यानी आइलर बर्नूली इक्वेशन। ईबी का मतलब आइलर बर्नूली इक्वेशन, क्योंकि डियर इस इक्वेशन को दो साइंटिस्टों ने मिलके बनाया हुआ है। तो दो साइंटिस्टों ने मिलके बनाया, इसलिए इसका नाम ईबी इक्वेशन है। आई थिंक आप सबको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब मैं आगे बढ़ूंगा। एम क्या है यहाँ डियर? यहाँ एम बेंडिंग मूवमेंट है। आई क्या है यहाँ पे? दैट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया।
अब डियर मैं इसे इसे एक फॉर्म में और बदलूंगा। एक फॉर्म तो ये हो गया इसका, एक फॉर्म तो आपको ये हो गया, दूसरा फॉर्म में बदल रहा हूं। डियर मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूं, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। आप बताओ, आप बताओ, इस न्यूट्रल फाइबर का लेंथ तो एल ही था। इस न्यूट्रल फाइबर का लेंथ तो एल ही रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा? और ये आर और ये थीटा, तो एल बराबर क्या मैं आर थीटा लिख सकता हूं यहां से? बताइए हाँ या ना, सभी आंसर करो, यस या नो, यस या नो। वेरी गुड। तो डियर आर बराबर क्या लिखा जा सकता है? एल बाई थीटा। आर बराबर क्या एल बाई थीटा लिख सकते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो डियर अब मैं अपनी वाली इक्वेशन में फाइनली यहाँ पे इसी इक्वेशन में आर की जगह पुट कर दूंगा एल बाई थीटा। तो फाइनल इक्वेशन बनेगी सिग्मा, सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई थीटा बाई एल इक्वल टू एम आई अपॉन आई एन ए। ये भी बेंडिंग इक्वेशन है, लेकिन इसका फॉर्म अलग है। यहाँ थीटा क्या है? यहाँ थीटा क्या है डियर? यहाँ थीटा एंगल ऑफ बेंड है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो मैं एक एक चीज यहाँ पहले थ्योरी क्लियर कर रहा हूँ आप सबकी। एवरीथिंग इज क्लियर, यहाँ तक सभी चीजें क्लियर हैं आपको। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ आपके लिए। तो डियर आगे बढ़े, यहाँ तक अपना हुआ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, दैट इज द सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस। अब डियर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले तो इसकी इंपॉर्टेंस को जाने। सेक्शन मॉडुलस को जनरली जेड से डिफाइन किया जाता है। किससे डिफाइन कर दिया जाता है? जेड से। ओके मोहित, मोहित नहीं रजत। ईएफ की वैल्यू, रजत ईएफ, इसका ईएफ, ईएफ किसके बराबर है रजत? ईएफ रजत एनएफ के बराबर है। और एनएफ की वैल्यू मैंने कैसे निकाली थी? आर थीटा, आर थीटा कर्व, आर थीटा। ओके ओके डब्लू, मैं बात कर लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात करता हूँ टेक्निकल टीम से। मैं टेक्निकल टीम से बात करता हूँ डियर। मॉर्निंग से क्लास नहीं हो रहा है, ओके। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रीति नहीं है, इनका नाम डब्लू है। डब्लू, डब्लू ने प्रीति नाम से आईडी बना रखी है डियर। तो अपन बात करेंगे आगे। चलिए हम बात करेंगे आगे। मैं बात करता हूँ टेक्निकल टीम से डब्लू, तो फिर आपको ये आज आज सॉल्व करवा दूंगा। आप एक बार अपना ये क्रोम रोम बदलिए, देखिए देखिए क्रोम में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। आज सॉल्व कर देंगे, इनसे बोल दो सभी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। डियर सेक्शन मॉडुलस समझो पहले बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने बहुत बार पूछा जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अपन ये करते हैं कि सिग्मा मैक्सिमम इक्वल टू अपन लिख सकते हैं,
सिग्मा मैक्सिमम अपॉन वाई मैक्सिमम इक्वल टू एम अपॉन आई एन ए। आई थिंक मैं ये लिख सकता हूं बेंडिंग इक्वेशन से। ठीक है, अब डी आर सिग्मा मैक्सिमम इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? दैट इज द एम अपॉन आई एन ए इंटू वाई मैक्स। तो एम अपॉन आई एन ए अपॉन वाई मैक्स इक्वल टू सिग्मा मैक्सिमम। अब डी आर सॉरी, डी आर सिग्मा मैक्सिमम अपॉन एम आर। इसे कभी कभी एम आर भी बोला जाता है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। डी आर यहाँ समझना, आई एन ए अपॉन वाई मैक्सिमम को जेड लिखते हैं। जेड यानी सेक्शन मॉडुलस, जेड यानी सेक्शन मॉडुलस। अब यहां से मैं आपकी इसको इंपॉर्टेंस को समझाऊंगा, यहां से मैं इस जेड की इंपॉर्टेंस को समझाऊंगा और जेड होता क्या है। डियर एक फॉर एग्जांपल, अभी एग्जांपल लेके समझते हैं। अपने पास एक रेक्टेंगल है जिसका विड्थ बी है और आपका इसका डेप्थ डी है। अब डियर अगर इसका जेड निकालना है तो इसकी एन ए तो ये हो गई, तो सबसे पहले आई एन ए निकालो। तो एवरी वन शुड बी रिप्लाई, मैं इन सभी के आपको करवाऊंगा, सभी के फॉर्मूले लिखाऊंगा और एक एक चीज पे फोकस करना। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बताइए आई कितना? गोकुल ने, मोहित ने, धनंजय भाटी ने, धनंजय गलत है आपका। उमेश ने, प्रजापति, ऋषु, बिल्कुल, डिम्पल का भी सही है, प्रद्युम्न। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो आपने बोला सर इसका आई एन ए 1/12 बी डी क्यूब होता है। ओके, कोई नहीं। अब डियर एक चीज समझना मेरी बात, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। पहला क्वेश्चन जो आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, डियर जो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये बेसिकली डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डायमेंशंस। और कितनी पावर है? बी की पावर 1 और डी की पावर 3। तो मतलब इसका यूनिट क्या हो गया डियर? तो इसका यूनिट याद रखना हमेशा, छोटे छोटे जेई में ये एग्जामिनेशन में आ जाता है, एमएम की पावर 4। एमएम की पावर 4, वेरी गुड। और डियर अगर मैं वाई मैक्सिमम की बात करूं तो वाई मैक्सिमम कहाँ से मेजर होगा? वाई मैक्सिमम कहाँ से मेजर होगा? तो हमने कहा कि न्यूट्रल फाइबर से सबसे ज्यादा दूर, तो साहब यही है सबसे ज्यादा दूर, तो यही वाई मैक्सिमम हो गया। और यहाँ पे आपको कितना नजर आ रहा है? तो ये D/2 नजर आ रहा है। तो आप आराम से जेड की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें। 1/12 BD³ डिवाइड बाई D/2। तो डियर दैट इज द कम आउट 1/6 BD²। BD²। तो बताइए जेड की यूनिट क्या होगी? जेड की यूनिट क्या होगी ये भी पूछा जाता है। तो जेड की यूनिट mm³ होगी। और डियर यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, जेड इज द फंक्शन ऑफ, जेड किसका फंक्शन है? तो जेड यहाँ डायमेंशंस का फंक्शन है। जेड यहाँ डायमेंशंस का फंक्शन है। बिल्कुल याद रखना इस बात को। एम आर का मतलब डियर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या मूवमेंट बोल सकते हो, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस।
यार सिंपली बेंडिंग मोमेंट बोल सकते हो, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बोल सकते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बार इंटरव्यू में क्या पूछा, इंटरव्यू में ये पूछा कि आप जो भी बीम देखते हो, डियर आप जो भी बीम देखते हो उसमें डेप्थ ज्यादा रखा जाता है और विड्थ कम रखा जाता है। आप जो भी बीम देखते हो उसमें डेप्थ ज्यादा रखते हैं और उसकी विड्थ कम रखते हैं, देखना कहीं आपके ऊपर बीम हो तो। हाँ, उस बीम में देखना उसकी डेप्थ ज्यादा होगी तो उसकी विड्थ कम होगी। क्यों? क्योंकि अगर डेप्थ को ज्यादा बढ़ाएंगे, मतलब ऐसा लेट सपोज अगर मैं 2 टाइम्स विड्थ को बढ़ाऊं और 2 टाइम्स में डेप्थ को बढ़ाऊं, तो पहले मैं 2 टाइम्स विड्थ को बढ़ाऊं, तो टू टू टाइम जब विड्थ को बढ़ाऊंगा तो टू भी करूंगा, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। और जब मैं इसे 2D करूंगा, मतलब डेप्थ को 2 टाइम्स बढ़ाऊंगा, सेम अमाउंट में बढ़ाऊंगा, तो यहाँ 4 टाइम्स हो जाएगा। तो जेड ज्यादा किस में बढ़ेगा फॉर द सेम डायमेंशंस? तो सेम डायमेंशंस में जेड आपके पास डी डी डेप्थ में बढ़ेगा, इसलिए डेप्थ ज्यादा रखी जाती है और विड्थ कम रखी जाती है। अब यहाँ देखो डियर, यहाँ यहाँ देखो, फॉर द गिवन एमआर, अगर मान लीजिए एमआर को फिक्स कर दिया जाए कि यार इसमें मैक्सिमम इतना हो सकता है, फॉर द गिवन एमआर, आप कहोगे कि जो सिग्मा मैक्सिमम इंड्यूस होगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/जेड। अगर मैं एमआर को कांस्टेंट कर दूं तो ये इस टाइप से होगा, मतलब जिस सेक्शन का जेड जितना ज्यादा होगा उसमें सिग्मा मैक्सिमम इंड्यूस उतनी ही, अरे बोलो, इंड्यूस उतनी ही कम होगी। जब उतनी ही कम होगी तो चांस ऑफ फेलियर उतना ही कम होगा, चांस ऑफ फेलियर उतना ही कम होगा। तो भैया जेड की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा लो अगर आपको सेक्शन को फेल नहीं करना है इन द बेंडिंग। इन द बेंडिंग अगर आपको सेक्शन को फेल नहीं करना है तो जेड ज्यादा से ज्यादा लो। दूसरी बात, यही रीजन है कि जेड अपन ज्यादा से ज्यादा लेते हैं। अब मैं जेड की बात करूंगा डियर थोड़ी बहुत। बहुत बार पूछा जाता है, यूनिट आपने बता दी mm क्यूब। तो डियर जेड के बारे में मुझे डिटेल में बात करनी है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, यहीं सेंट्रोइड के बारे में बात करूंगा। जेड का एक और नाम होता है, जेड को अपन फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। जिस सेक्शन का जेड जितना ज्यादा होता है वो बेंडिंग में उतना ही ज्यादा स्ट्रोंग होता है। मतलब अगर आपको दो 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 जेड दे दिए जाएं, जिसका जेड ज्यादा होगा तो आप कहोगे कि ये सेक्शन बेंडिंग में उतना ही ज्यादा स्ट्रोंग होगा। अब डियर मेरी बात ध्यान से सुनना आप, कुछ मटेरियल के जेड को कुछ मटेरियल के जेड को आपके जनरल नॉलेज से भी उड़ा सकते हो। आपका थोड़ा सा जनरल नॉलेज आप उसको खत्म कर दोगे। जैसे आपके पास एक रेक्टेंगुलर बीम है, आपके पास सर्कुलर सेक्शन है, और आपके पास एक टी सेक्शन है। अब डियर फॉर सेम एरिया कंडीशन याद रखना, फॉर द सेम एरिया
अगर आपसे बोला जाए इसका बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, तो डियर बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन सभी के लिए सेम होता है, सभी के लिए कोई सा भी हो। टॉप पे सबसे ज्यादा, न्यूट्रल पे जीरो, बॉटम पे सबसे ज्यादा। अब डियर आप देखो, मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द न्यूट्रल, न्यूट्रल के अबाउट मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बेस्ट किसमें है? तो हमने कहा कि सर सबसे ज्यादा स्ट्रेस टॉप और बॉटम पे है, तो सबसे ज्यादा मटेरियल हमें टॉप और बॉटम पे लेना होगा। हमारा सबसे कम स्ट्रेस न्यूट्रल पे है, तो न्यूट्रल पे हमें सबसे कम क्या चाहिए डियर? न्यूट्रल पे हमें सबसे कम मटेरियल चाहिए, क्योंकि वहां स्ट्रेस नहीं है, तो स्ट्रेस जब नहीं होगी तो मुझे मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डियर यहाँ देखो, यहाँ मटेरियल सबसे कम। अब यहाँ देखो, इसमें अपन को टॉप पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस है, जबकि मटेरियल सबसे कम लगाया। जहां पे चाहिए ही नहीं वहां भर के रख दिया, लो लो लो, मतलब जिसको जरूरत ही नहीं है उसको वहां दे दिया। और इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, हर जगह सेम। यहाँ यूज ही नहीं है इसका। जब यहाँ यूज ही नहीं है और एडिशनल मटेरियल लगा दिया, तो पैसे लगेंगे डियर, पैसे जाएंगे, और पैसे जाएंगे तो इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। तो सबसे ज्यादा जेड किसका, तो देख के बता सकते हो जिसमें मेटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बेस्ट। तो सबसे बेस्ट किसमें? किसमें जेड, किसमें आई में? जेड आई का सबसे अच्छा। उसके बाद बताओ इन दोनों में से किसका, रेक्टेंगल या सर्कल का? सभी आंसर करो। वेरी गुड, रेक्टेंगल का। क्योंकि यहाँ यहाँ हर जगह सेम लगाया, पर इसने तो जहाँ चाहिए नहीं वहां तो भर दिया, और जहाँ चाहिए वहां लगाया ही नहीं। तो जेड इसके बाद आ जाएगा रेक्टेंगल का। और उसके बाद डियर सबसे खराब, सबसे वर्स्ट, बेंडिंग में सबसे खराब सेक्शन कौन सा माना गया? तो सर्कुलर सेक्शन सबसे खराब माना गया। सबसे ज्यादा मोस्ट इकोनॉमिकल, दैट इज द आई सेक्शन। अभी बात करेंगे मोहित। तो फोर सेम एरिया आप ये रिलेशन पता कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो इसका पूरा डेरिवेशन करना तो वो भी आप कर सकते हो। पर डेरिवेशन से क्यों निकालें? बिल्कुल मोहित, रजत, मेट्रो पिलर आई सेक्शन के ही होते हैं। तो डियर अपन को आईडीए से, अपन वो आईडीए से, आइडिया मतलब मटेरियल के डिस्ट्रीब्यूशन से भी अपन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। अब डियर एक और क्वेश्चन बताता हूं, आप सब बताना किसमें सबसे अच्छा मेटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अपने पास दो सेक्शन है डियर, दोनों के एरिया सेम है। ये भी रेक्टेंगल, ये भी सॉरी, रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर। दोनों स्क्वायर सेक्शन है डियर, दोनों स्क्वायर सेक्शन है। दोनों आपके स्क्वायर सेक्शन है, पर इसका नाम डायमंड होता है। इसमें इसमें इसकी साइड जो होती है वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होती है। इसमें क्या किया जाता है, इसके जो डायगोनल होते हैं, ये डायगोनल, जो ये डायगोनल होगा उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर दिया गया। अब आपसे पूछा गया कि बताइए किस, फॉर द सेम एरिया, ये कंडीशन मत भूलना, फॉर द सेम एरिया आपको सबसे अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन किसमें दिखाई दे रहा है मटेरियल का? सबसे अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन किसमें दिखाई दे रहा है? मैं सभी के आंसर जानना चाहता हूं आज।
वेरी गुड। तो डियर आपको सबसे अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन तो आई थिंक इसी में दिखाई दे रहा है। इसमें हर जगह सेम तो लगा रहा है, ये हर जगह सेम तो लगा रहा है, लेकिन यहाँ तो जो चाहिए ही नहीं, वहां तो सबसे ज्यादा मटेरियल और टॉप और बॉटम पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस होती है, तो यहाँ सबसे कम मटेरियल। तो डियर आप ये कह सकते हो कि जेड जो होगा, जेड फॉर द स्क्वायर सेक्शन हुज साइड्स आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ये ज्यादा होगा ऐसे स्क्वायर सेक्शन से जिसके डायगोनल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होंगे। और डियर कितना ज्यादा होता है तो इसका भी एक फॉर्मूला है कि जेड, ये याद कर लेना, जेड इक्वल टू √2 जेड डायमंड, याद कर लेना इसको। √2 टाइम्स होता है, और √2 का मतलब होता है डियर, √2 का मतलब क्या होता है, दैट इज द 1.414 जेड डायमंड। वीडियो का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए रजत। ऑल ओके। याद रखना, पहले वाला 41.4%, 41.4% ज्यादा स्ट्रोंग होता है दूसरे वाले से। दूसरे वाले से कितना ज्यादा स्ट्रोंग होता है डियर, 41.4% ज्यादा स्ट्रोंग होता है। तो आप सब यहाँ यहाँ तक आप सबको देखा होगा आपने, आई थिंक सबको यहाँ तक क्लियर भी हुआ होगा कि अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ओके डिम्पल, ऋषु, उमेश, वेरी गुड, बहुत अच्छे मोहित। चलिए डियर, यहाँ तक अपन ने क्लियर किया, हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक मैंने बात आपसे की जेड की। अब एक कंसेप्ट पहले बताऊंगा, फ्लेक्स, मैं जेड के बारे में भी सारा लिखाऊंगा, टेबल बनाऊंगा, पर उससे पहले मैं फ्लेक्सरल स्टिफनेस की बात करूंगा। फ्लेक्सरल स्टिफनेस, जिसे के बीम भी बोला जाता है। वेरी गुड गोकुल, बहुत अच्छे। डीआर स्प्रिंग का कंसेप्ट आप सबको पता है, मैंने पहली क्लास में भी बताया था। जल्दी से बताओ, स्प्रिंग पे एफ फोर्स लगाया, जब मैंने एफ फोर्स लगाया तो स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन आया। कितना डिफॉर्मेशन आया, दैट इज द एक्स। तो एफ बराबर के एक्स। तो के बराबर क्या होता है कि आप कितना फोर्स लगाए उसके वजह से कितना डिफॉर्मेशन आया, और दैट इज कॉल्ड द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। यहाँ अपने पास स्प्रिंग तो है नहीं डियर, अपने पास एक बार है, बार नहीं बीम है, जिसका लेंथ एल है। हमने एक फोर्स लगाया एम, फोर्स की जगह अपन क्या लगा रहे हैं, मूवमेंट। और जब मूवमेंट लगाया तो इसने बेंड होना स्टार्ट किया, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। कितना डिस्टेंस यहाँ से, आर डिस्टेंस। ये कितना लेंथ है, दैट इज द एल लेंथ, क्योंकि न्यूट्रल है। तो डियर अब आपसे पूछा जाएगा कि के बीम कितना, तो के बीम बराबर कितना, फोर्स की जगह क्या लगा रहे हो, फोर्स की जगह मूवमेंट लगा रहे हो, और एक्स, यहाँ डिफॉर्मेशन एक्स आ रहा है तो यहाँ क्या आ रहा है, थीटा। तो एम बाई थीटा इज कॉल्ड द के बीम, एम बाई थीटा इज कॉल्ड एज अ के बीम। अगर यहां तक क्लियर हुआ हो तो यस करो, यहां तक क्लियर हुआ हो तो यस कर दीजिए एक बार। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब यहाँ मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना।
अपने प्रीवियस वाले, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, इक्वेशन कहाँ गया, ये रहा डियर। यहां से देखो इक्वेशन से, यहां से इन दोनों से देखो, इन दोनों से देखो, ई बाई थीटा अपॉन एल बराबर एम अपॉन आई एन ए। ठीक है डियर, यहां ध्यान से समझना, एम अपॉन थीटा, एम अपॉन थीटा, एम अपॉन थीटा, बताइए, एम अपॉन थीटा तो क्या हो जाएगा, ई आई अपॉन एल। तो मैं एम अपॉन थीटा की जगह ई आई अपॉन एल भी पुट कर सकता हूं, यस या नो, यस या नो। तो डियर मैं अपने वहां पे जा रहा हूं, ध्यान दो, मैं यहाँ एम अपॉन थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, ई आई अपॉन एल, दैट इज द के बीम। इसी को बोला जाता है फ्लेक्सरल स्टिफनेस, या फिर इसी का नाम होता है बेंडिंग स्टिफनेस। तो यहाँ पे आपके पास ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले में अगला एक और टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ई आई। ई आई को बोला जाता है डियर फ्लेक्सरल रिजिडिटी, फ्लेक्सरल रिजिडिटी और बेंडिंग रिजिडिटी। आज के बाद अब कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड, सभी चीजें भाटी साहब, भाटी साहब क्लियर हो गया हो तो यस करो, बहुत पहले क्वेश्चन पूछा था आपने। हाँ तो आराम से आज के बाद कभी क्वेश्चन मत करना इस टॉपिक पे, मैंने सारा बेसिक्स आपको बता दिया है अब से। डियर आज हम क्लास यहीं तक करेंगे, कल हम अपन फिर 10:30 पे मिलेंगे। आज थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लास लेट स्टार्ट हुआ था, पर कल से सेम टाइम पे स्टार्ट होगा। सभी के शॉर्ट नोट्स बना लेना, मैं यही बार बार क्यों कहता हूँ आपसे, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए यही काम में आएंगे, पूरा निचोड़ यही काम में आएगा। हैव अ नाइस डे सभी, बहुत अच्छे, चलो कल मिलते हैं। वीडियो को आप देख सकते हो भाटी साहब, इसके बाद वीडियो आपके पास हो जाएगा, देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच, हम कल फिर मिलेंगे।